जब ब्रह्मांड की खामोशी अचानक चीख में बदल जाती है, जहां एक गलत कदम पूरे सितारा तंत्र को खून में डुबो सकता है, वहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसमें दुश्मन सामने नहीं अंदर छुपा होता है। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत पाने की कीमत यादें हैं, जहां हर जीत के साथ कोई अपना खो जाता है और हर हार एक नए राक्षस को जन्म देती है। राज जो देवताओं ने छुपाए थे अब इंसानों के हाथ लग चुके हैं। गुप्त संगठन, खून से लिखे नियम और एक ऐसा सच जो सामने आया तो पूरा आकाश जल उठेगा। ये सिर्फ जंग नहीं है, ये वजूद की परीक्षा है। ये तय करेगा कि कौन नायक बनेगा और कौन इतिहास से ही मिटा दिया जाएगा। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। 131 कर्स को दबाना। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ सर, पूरा यकीन है। मैं एल्फ स्टार जाऊंगा। छिंतियान ने मजबूती से सिर हिलाया। एज़्योर वुड स्टार रियल्म से सेंट्रल स्टार रियल्म तक का सफर कई महीनों का था। इस दौरान उसे स्पेसशिप में ही रहना पड़ता और किसी और के बचाने का इंतजार करना पड़ता। इसके मुकाबले एल्फ स्टार पर अनिश्चितता ज्यादा थी, लेकिन वहां का अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट उसके लिए एक मौका था। गड़बड़ में हाथ मारकर वो इवोल्यूशन पॉइंट्स कमा सकता था। मान लो आखिर में वो सिल्वर मून लेक में घुस भी न पाए, तब भी टैलेंट्स बढ़ाकर इविल गॉड के कर्स को काउंटर कर सकता था। किस्मत अपने हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम दूसरा ऑप्शन ही चुनोगे। यान छिंग बेबसी मुस्कान के साथ बोला। ऊपर से तुम शांत और सावधान लगते हो, लेकिन अंदर से तुम में एडवेंचर की आग है। एल्फ रेस बाहर से मदद लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन रॉयल सोल्जर्स से उन्हें सख्त चिढ़ है। अगर तुम एल्फ स्टार जाओगे तो तुम्हें एक नई पहचान चाहिए होगी। वो मैं अरेंज कर दूंगा। और निकलने से पहले या तो एज़्योर वुड लाइफ पिल ले लो या मिलिट्री मेरिट पॉइंट से मटेरियल एक्सचेंज करके अपनी ताकत एक लेवल तक रिकवर कर लो। छिंतियान ने हल्का सा झुककर कहा, सर आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कुछ देर बाद यान छिंग के जाने के बाद छिंतियान ने सील बॉक्स खोला। अंदर एक चीनी की बोतल और एक बेदाग खूबसूरत जेड रखा था। उसने पहले आइस एक्सट्रीम सोल प्रोटेक्टिंग जेड उठाया, हथेली में रखा और उसकी ठंडक महसूस की। ये 10,000 साल पुराना प्रोफाउंड आइस जेड था, लेकिन खास प्रोसेसिंग की वजह से इससे ठंडी हवा नहीं निकल रही थी। उसने इसे सीने पर पहन लिया, पहले वाले आइस कंडेंस डिवाइन जेड की जगह, और यानछिंग के बताए मुताबिक इसमें स्पिरिचुअल पावर की एक धारा डाली। भूं, सोल प्रोटेक्टिंग जेड से अचानक नीली रोशनी फूटी और आत्मा को चीर देने वाली ठंडक ने छिंतियान को अनजाने में ही कंपा दिया। शुद्ध सोल पावर चांदनी जैसी तरल बनकर उसके सीने से सीधा सोल सी में जा घुसी। जैसे ही घूमती काली धुंध ने इस ताकत को छुआ, पूरा स्पेस जमकर रह गया। सोल पावर बर्फीले क्रिस्टल ब्लेड्स में बदल गई, जो हवा को चीरती हुई काली धुंध पर टूट पड़ी। ब्लेड्स पर जमी नीली चमक हर वार के साथ धुंध पर जलते हुए काले निशान छोड़ रही थी। छिंतियान की कनपटियां धड़कने लगीं। वो साफ देख पा रहा था कि उसकी आत्मा कांप रही है। दिमाग में जमा गंदा प्रदूषण ठंडी ब्लेड से चूर चूर होकर पाउडर बन गया और तारों की धूल की तरह उसकी भौहों में समा गया। कॉन्शियसनेस सी के अंदर सोल पावर घूमती हुई स्टार क्लाउड में बदल गई। चमकती लाइट बैंड्स उसकी आत्मा के चारों ओर जंजीरों की तरह लिपट गईं और हर चक्कर में घुसपैठ करती काली धुंध को बाहर धकेलती रहीं। उसका दिमाग साफ हो गया। वो भारी सा एहसास आखिरकार गायब हो गया। एक ख्याल के साथ छिंतियान ने अपने सामने छोटा सा ब्लैक गेट खोल लिया। हफ, आखिरकार आजादी मिली। उसने राहत की सांस ली। सॉइल पोल्यूशन के नीचे वो अपनी सुपर पावर तक ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। स्पिरिचुअल एनर्जी चलाना बेहद मुश्किल था। भले ही वो अभी अपने बेस्ट स्टेट में नहीं लौटा था, लेकिन अब कम से कम वो सुपर पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल कर सकता था। उसने चीनी की बोतल खोली और एलिक्सर हथेली में उंडेल लिया। जैसे ही एज़्योर वुड लाइफ पिल वाली जेड बोतल खुली, हवा में एक ताज़ा और गहरी खुशबू फैल गई, बिल्कुल वसंत की पहली हवा जैसी, जिसमें फूलों और मिट्टी की महक थी, मन को तुरंत फ्रेश कर देने वाली। एलिक्सर गहरे एमरल्ड ग्रीन रंग का था। ध्यान से देखने पर उस पर हल्के सुनहरे पैटर्न चमक रहे थे, जैसे बहता हुआ सोना। जैसे ही एज़्योर वुड लाइफ पिल उसके मुंह में गया, छिंतियान ने महसूस किया कि ठंडी सी हरी ताकत गले से नीचे उतरकर दांतियन में जा रही है। ऐसा लगा जैसे वसंत की गरजती बिजली जमी हुई धरती को फाड़कर सोई हुई जान को जगा रही हो। उसके सीने पर कांटों जैसे डेमन पैटर्न बुरी तरह मरोड़ खाने लगे।
काले निशानों से बैंगनी काले खून की बूंदें रिसने लगीं और मेरिडियंस में एलिक्सिर की हरी धारा से टकराईं। जलन इतनी तेज थी कि छिनतियान सिमट गया। उसकी उंगलियों के नाखून हथेलियों में धंस गए। लेकिन उसी वक्त हरी ऊर्जा सूखी मेरिडियंस को ऐसे सींच रही थी जैसे सूखी जमीन पर वसंत की बारिश। इविल गॉड के कर्ज से तबाह हुए अंग साफ दिखने वाली रफ्तार से ठीक होने लगे। उसकी स्किन पर मोती जैसी चमक आने लगी और पहले पीले पड़े होंठों में फिर से रंग लौट आया। हड्डियां चटकने लगीं जैसे भुने चने फूट रहे हों। हर मसल दवा की ताकत को लालच से सोख रही थी। छिनतियान ने कॉलर खींचकर देखा। हरी रोशनी में डेमन पैटर्न सिकुड़कर बारीक काली लकीरों में बदल गए थे और दिल के ऊपर वाले हिस्से को छोड़ने से इनकार कर रहे थे। हर सांस के साथ वो कभी स्किन में घुल जाते, कभी हल्की परछाई बनकर उभर आते, जैसे एलिक्सिर की ताकत से रस्साकशी चल रही हो। उसके शरीर के अंदर कोई भयानक ताकत जाग रही थी, उबल रही थी। डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी बेकाबू होकर बाहर निकलने लगी और उसके चारों ओर गहरा काला डोमेन बन गया। इविल गॉड का कर्ज दब गया था। पहली बार छिनतियान ने नाइट डेमन किंग ब्लडलाइन के जागने से आए शारीरिक बदलावों को पूरी तरह महसूस किया। पूरा शरीर बदल चुका था और अंधेरे पर उसका कंट्रोल और भी गहरा हो गया था। उसने महसूस किया कि एज्योर वुड लाइफ पिल की ताकत अभी पूरी तरह रिलीज नहीं हुई थी। भारी मात्रा में लाइफ फोर्स अंदर छुपी हुई थी जो लगातार कर्ज की ताकत से भिड़ रही थी। ये टॉप टियर एलिक्सिर सच में कमाल का है। छिनतियान खुद को रोक नहीं पाया। इस पिल ने उसका तात्कालिक संकट हल कर दिया था। इसकी जबरदस्त लाइफ फोर्स ने कर्ज के असर को दबा दिया और उसके कमजोर शरीर को फिर से ताकत दे दी। आइस एक्सट्रीम सोल प्रोटेक्टिंग जेड और एज्योर वुड लाइफ पिल के साथ उसकी कॉम्बैट पावर करीब 30% तक रिलीज हो गई थी। भले ही ये सिर्फ 30% था, लेकिन नाइट डेमन किंग ब्लडलाइन की जागृति एक ऑलराउंड इवोल्यूशन थी। यानी ये 30% चोट से पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता था। फिर भी वो साफ महसूस कर सकता था कि कर्ज की ताकत और ये दोनों खजाने एक अजीब बैलेंस में थे। अगर वो बार बार या ज्यादा तीव्रता से एनर्जी इस्तेमाल करता तो ये बैलेंस टूट सकता था और कर्ज और गहरा हो जाता। इसीलिए एल्फ स्टार पहुंचने के बाद उसे बेहद सतर्क रहना था। बेकार की लड़ाइयों से बचना था और मौका मिले तो एक ही वार में निपटाना था। छिनतियान ने अपने मिलिट्री डिपार्टमेंट के पर्सनल इंटरफेस पर नजर डाली। अभी तक 15 लाख मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स या रैंक प्रमोशन का नोटिस नहीं आया था, लेकिन उसे चिंता नहीं थी। यान छिंग खुद मैसेज देकर गया था, मतलब सब पक्का था, बस कुछ दिन की देरी होगी। अगले ही दिन उसके इंटरफेस पर 15 लाख मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स दिखाई दे गए और उसकी रैंक मेजर से कर्नल हो गई। आर्मी में कर्नल का मतलब रेजिमेंट या वाइस डिवीजन लेवल का अफसर होता है, जो पहले से ही हाई पोजीशन मानी जाती है। मेरिट पॉइंट्स मिलते ही छिनतियान ने सिल्वर ग्रे स्टार और एज्योर वुड स्टार रियल्म की मिलिट्री ट्रेजरी को ध्यान से खंगालना शुरू किया। वो एल्फ स्टार के सफर की तैयारी के साथ साथ कर्ज की ताकत के असर को कम करने वाले दूसरे रिसोर्स ढूंढना चाहता था। एलिक्सिर, ट्रेजर मटेरियल्स, कल्टीवेशन टेक्निक्स, स्पिरिचुअल इक्विपमेंट। 3 दिन तक उसने एज्योर वुड स्टार रियल्म की ट्रेजरी खंगाली, खुद रिसर्च की और यान छिंग, झांगमिंग और अर्थ ड्रैगन टीम के कई दोस्तों से सलाह ली। आखिरकार उसने एक्सचेंज प्लान फाइनल कर लिया। एपिसोड 132, गोल्डन लेवल टेक्निक और 7वें टियर का ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड। सबसे पहले छिनतियान ने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक अपग्रेड करने का फैसला किया। शैडो थंडर प्रिजन टेक्निक एक ब्रॉन्ज लेवल टेक्निक थी, बुरी तो नहीं थी, लेकिन अब जब मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स की कमी नहीं थी तो वो एक ही बार में सब सेटल करना चाहता था। कई गोल्डन लेवल टेक्निक्स में से उसने इकलौती थंडर और डार्क डुअल सिस्टम टेक्निक चुनी, 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक। ये टेक्निक गोल्डन क्लैन, 9 नेदर थंडर टाइगर क्लैन की विरासत थी। 9 नेदर थंडर टाइगर क्लैन कभी बेहद ताकतवर था। उनके कई लोग इंपीरियल कैपिटल में अहम पदों पर थे। वे असली नोबल फैमिली माने जाते थे, लेकिन पावर ट्रांजिशन के दौरान उन्होंने गलत साइड चुन ली और आखिरकार उनका पतन हो गया। उनकी फैमिली टेक्निक मिलिट्री डिपार्टमेंट की ट्रेजरी में चली गई। इस टेक्निक की कल्टीवेशन में पहले शरीर के अंदर की डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन और प्यूरिफाई किया जाता है। फिर डिवाइन सेंस की मदद से मेरिडियंस में 9 नेदर एनर्जी मैट्रिक्स बनाया जाता है, जो बिखरी हुई डार्क एनर्जी को नेदरवर्ल्ड की खास ताकत में बदल देता है। ये बदली हुई ताकत साए की तरह चुपचाप छुप सकती है, दुश्मन की डिफेंस को अंदर से तोड़ सकती है और सही पल पर जबरदस्त तबाही मचा सकती है। साथ ही थंडर स्पिरिचुअल एनर्जी को थंडर टेम्परिंग बॉडी टेक्निक से मजबूत किया जाता है, ताकि उसमें विनाशकारी ताकत और बिजली जैसी रफ्तार दोनों हो। इस टेक्निक की एनर्जी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी शैडो थंडर प्रिजन टेक्निक से कहीं ज्यादा थी। 9 नेदर पावर और थंडर रेडियंस पावर दोनों ही हाई रैंक एनर्जी थीं, जिनकी तबाही बेहद खतरनाक थी। कल्टीवेशन टेक्निक किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट की नींव होती है। टेक्निक जितनी बेहतर, उतनी तेज कल्टीवेशन और उतनी ज्यादा कॉम्बैट पावर। गोल्डन लेवल टेक्निक पहले से ही टॉप ग्रेड मानी जाती है। इससे ऊपर सिर्फ 9 ग्रेट होली ब्लड फैमिलीज की विरासत टेक्निक्स होती हैं। लेकिन होली ब्लड के बिना होली ब्लड टेक्निक उगाना नामुमकिन है।
और वैसे भी होली ब्लड टेक्निक्स ज्यादातर स्पिरिचुअलिस्ट्स के लिए सूट नहीं करती। इसलिए 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक छिन-तियान की इकलौती टेक्निक बनने वाली थी, कम से कम तब तक जब तक वो कॉम्बैट में बड़ी कामयाबी हासिल न कर ले। शायद भविष्य में जब वो सुप्रीम पावर बनेगा तब वो अपनी खुद की होली ब्लड लेवल टेक्निक बना पाए। गोल्डन लेवल टेक्निक्स की कीमत सिल्वर लेवल से 10 गुना या उससे भी ज्यादा होती है। सिर्फ इस एक टेक्निक ने छिन-तियान के 4,50,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स खा लिए, जिससे उसके कुल पॉइंट्स लगभग 1/3 कम हो गए। लेकिन ये कीमत वाजिब थी। अगर मिलिट्री डिपार्टमेंट का प्लेटफॉर्म न होता तो चाहे उसके पास कितना भी पैसा होता, वो अपने लिए सही गोल्डन लेवल टेक्निक कभी नहीं खरीद पाता। टेक्निक चुनने के बाद मार्शल टेक्निक्स के बारे में सोचकर उसने फिलहाल अपग्रेड न करने का फैसला किया। कारण सीधा था, स्पिरिचुअल एनर्जी अभी कम थी। जबरदस्ती हाई लेवल मार्शल टेक्निक्स चलाने से सिर्फ थकावट या रिबाउंड होता, ऊपर से उसकी मौजूदा शारीरिक हालत नई टेक्निक्स के लिए ठीक नहीं थी। अभी के लिए थंडरबोल्ट सेबर, 9-फोल्ड थंडर फ्लैश और बोन इरोजिंग हैंड काफी थे। थर्ड, टियर ब्रेक करने और टाइम मिलने के बाद ब्रॉन्ज लेवल मार्शल टेक्निक्स लेना भी देर नहीं होगी। दूसरे हिस्से में छिन-तियान ने 2 यूनिट 7 टियर ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड एक्सचेंज किया। पहले लिए गए ड्रैगन ब्लड पोशन से अलग ये एसेंस ब्लड बिना किसी प्रोसेसिंग के सीधे ट्रू ड्रैगन ब्लड से रिफाइन किया गया था। ये दोनों यूनिट्स एक 7 टियर नेदर ड्रैगन और एक 7 टियर थंडर ड्रैगन से निकाली गई थी। आमतौर पर ये इंसानों के पीने के लिए नहीं होती, बल्कि ड्रैगन ब्लड पोशन या एलिक्सिर बनाने में काम आती हैं। लेकिन छिन-तियान के पास नाइट डेमन ब्लड लाइन थी, जिससे वो सीधे ड्रैगन ब्लड निगल सकता था, उसकी ताकत सोख सकता था, अपना शरीर मजबूत कर सकता था और कर्स की ताकत को दबा सकता था। इन 2 यूनिट्स की कीमत थी 1,50,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स। तीसरा बड़ा खर्च था एक स्पिरिचुअल इक्विपमेंट, छिंगतान होली ब्रांच ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट डिवाइन वुड एसेंस वाले ब्रांच से बना था और उस पे हाई लेवल रून्स खुदे थे। पहनने पर डिवाइन वुड एसेंस लगातार शरीर को शुद्ध करता रहता है, दिमाग को तरोताजा रखता है, बीमारियों से बचाता है और इविल पावर पर हल्का रोक लगाने का असर भी रखता है। सबसे अहम बात, इमरजेंसी में इसमें मौजूद एरे को स्पिरिचुअल एनर्जी से एक्टिवेट किया जा सकता है, जिससे छांगमू वॉल बनती है जो 6 टियर अटैक तक झेल सकती है। छांगमू वॉल ट्रिगर होने के बाद ब्रेसलेट को किसी ऐसे इलाके में रखा जा सकता है जहां वुड स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा हो, जैसे जंगल। वहां यह खुद एनर्जी सोखकर रिचार्ज हो जाता है और छांगमू वॉल दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। इस ब्रेसलेट की कीमत थी 1,20,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स। चौथे हिस्से में छिन-तियान ने 40,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स देकर एक जहरीला फूल लिया, रॉटिंग स्पिरिट बोन फ्लावर। ये फूल रेथबोन टुंड्रा में उगता है, जो नेदर रिफ्ट और रॉटिंग एबिस के जंक्शन पर है। वहां साल भर नीला धूसर जहरीला धुआं छाया रहता है। जमीन पर हजारों साल पुरानी हड्डियां और सड़ता हुआ मांस बिखरा रहता है, जो अजीब लेकिन उपजाऊ मिट्टी बनाता है। उसी से ये फूल निकलता है। इसकी गहरे बैंगनी पंखुड़ियां डरावनी चमक छोड़ती हैं और इसके बीच में छोटे छोटे बोन कीड़े रेंगते रहते हैं। जब काली हवा चलती है तो ये मीठी लेकिन घातक जहरीली तरल छोड़ते हैं। ये जहर बेहद खतरनाक होता है। शरीर में घुसते ही ये मांस और आत्मा दोनों को खा जाता है। 6 टियर स्पिरिचुअलिस्ट भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और 7 टियर के लिए भी ये भारी नुकसान वाला होता है। ज्यादातर लोगों के लिए ऐसे जहर का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड होता है। हाई टियर स्पिरिचुअलिस्ट को खाने में जहर मिलाकर मारना लगभग नामुमकिन है और हथियारों पर लगाया जहर तेज स्पिरिचुअल एनर्जी की टक्कर में असर खो देता है। ऊपर से एक जहरीले फूल से कितना जहर निकलेगा? कुछ ग्राम जहर के लिए हजारों मेरिट पॉइंट्स खर्च करना घाटे का सौदा है। लेकिन छिन-तियान के लिए ऐसा नहीं था। उसके पास पॉइजन्स स्नेक बॉडी थी। इस फूल को खाने के बाद वो बिना लिमिट जहरीला तरल और गैस पैदा कर सकता था और बेहद कम लागत में 6 टियर स्पिरिचुअलिस्ट को धमकी देने का तरीका पा सकता था। 5वें हिस्से में छिन-तियान ने 20,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स खर्च करके मिलिट्री डिपार्टमेंट के जरिए एज़्योर वुडस्टार रियल्म के एक रून मास्टर से शैडो स्ट्राइक को अपग्रेड करवाया। उसके लिए शैडो स्ट्राइक रून स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड से कहीं ज्यादा था। कई बार उसने इसी से खतरनाक दुश्मनों को निपटाया था, लेकिन ताकत बढ़ने के साथ उसे अब और भी मजबूत दुश्मनों से भिड़ना पड़ रहा था, जिससे 4 टियर से ऊपर शैडो स्ट्राइक की मारक क्षमता कम पड़ने लगी थी। उसने गॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रून गन, फायरबर्स्ट स्नाइपर राइफल और ब्लड डेमन स्नाइपर राइफल जैसी कई हाई टियर राइफल्स देखी। ये सब ताकतवर थी, लेकिन शैडो स्ट्राइक जैसी साइलेंट और स्टेल्थ वाली नहीं थी। यान छिंग से सलाह लेने के बाद छिन-तियान को पता चला कि वो मिलिट्री प्लेटफॉर्म के जरिए रून मास्टर से शैडो स्ट्राइक अपग्रेड करवा सकता है, नए रून्स डलवाकर, ताकि वो 4 टियर को आसानी से मार सके और 5 टियर को भी धमकी दे सके। उसने बिना देर किए ऑर्डर डाल दिया। शैडो स्ट्राइक को एज़्योर वुडस्टार भेज दिया गया। 10 दिन में वो और भी ताकतवर बनकर वापस आने वाली थी। इन 5 बड़े खर्चों का टोटल हुआ 7,80,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स। छिन-तियान ने राउंड फिगर करते हुए और 20,000 पॉइंट्स खर्च किए। स्पिरिट एसेंस पिल्स, वाइटैलिटी पिल्स, मिंगशन लिक्विड और 3,000 शैडो स्ट्राइक स्पेशल बुलेट्स ले ली।
इस तरह पूरे 8 लाख मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स खर्च हो गए। बाकी बचे 7 लाख से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स रिजर्व में रखे गए, जो आगे हाई लेवल मार्शल टेक्निक्स, स्पिरिचुअल इक्विपमेंट या कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए काफी थे। एपिसोड 133 टियर 3 एल्फ स्टार की ओर रवाना। कल्टीवेशन रूम के अंदर एक अधनंगा आदमी पालथी मारकर बैठा था। उसकी छाती पर कांटों जैसे डेमन पैटर्न लिपटे हुए थे, कभी चमकते कभी फीके पड़ते। उफनता हुआ ची और ब्लड ठोस रूप ले चुका था और उसके चारों ओर खून के रंग का भंवर बना रहा था। स्किन के नीचे मसल लाइंस पिघले लावे की तरह बह रही थीं। हर हल्की कंपन के साथ हवा में लहरें उठती और उसकी हड्डियों से जेट टकराने जैसी साफ आवाज निकलती। गड़गड़ाहट जैसी एक दबी हुई दहाड़ के साथ आसपास का सारा ची और ब्लड अचानक उल्टा लौट आया। डेमन पैटर्न जोर से कांप उठे, जैसे किसी भारी चीज से टकरा गए हों। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों की गहराई में बैंगनी बिजली चमक रही थी। छिनतियान खड़ा हुआ, उसकी मसल्स और हड्डियां एक साथ गूंज उठीं। उसके शरीर से ऐसी दबदबे वाली आभा फूटी मानो कोई असली ड्रैगन धरती पर उतर आया हो। कंपन से हवा में स्केल जैसी आकृतियां बनने लगीं। छिनतियान ने गर्म सांस छोड़ी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर ईविल गॉड के कर्ज की ताकत और दब गई है। उसके होठों के कोने अपने आप हल्के से ऊपर उठ गए। आधे महीने से ज्यादा समय बीत चुका था। जो भी रिसोर्स उसने एक्सचेंज किए थे, सब उसके हाथ में आ चुके थे। 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक को स्मूथली शुरू करने के बाद उसने 9 नेदर वर्ल्ड की ताकत और थंडर रेडियंस पावर दोनों को कंडेंस कर लिया था। गोल्डन लेवल टेक्निक की मदद से वो टियर 3 में ब्रेक कर चुका था, स्टार सोर्स बन चुका था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई थी। टेक्निक बदलते वक्त उसने 2 बार में ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड भी लिया। ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड में बेहद हिंसक और दबंग एनर्जी होती है। वो लापरवाही नहीं कर सकता था, इसलिए हर बार सीमित मात्रा ही लेता, ताकि ड्रैगन ब्लड से शरीर को टेम्पर करे और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को नए लेवल पर ले जाए। इसका फायदा बारबेरिक डोमिनेटर बॉडी और पर्पल स्काई थंडर बॉडी दोनों को मिला। उसके टैलेंट्स मजबूत हुए और लाइट स्फीयर का रंग काफी गहरा हो गया। अब बारबेरिक डोमिनेटर बॉडी गहरे बैंगनी रंग में पहुंच चुकी थी। आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसे अभी लाखों इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए थे। साथ ही नेदर ड्रैगन ब्लड और थंडर ड्रैगन ब्लड की डार्क और बिजली वाली एनर्जी उसकी टियर 3 स्टार सोर्स में घुल गई। इसी से वो एक और स्टार ब्रेक करके टियर 3 टू स्टार तक पहुंच गया। इसके अलावा रॉटिंग स्पिरिट बोन फ्लावर लेने के बाद पॉइजन स्नेक बॉडी का जहर भी काफी बढ़ गया और उसका लाइट स्फीयर और गहरा हो गया। अब तक इस पूरी एक्सचेंज से मिले फायदे वो पूरी तरह पचा चुका था। स्पिरिचुअल एनर्जी, शरीर और स्पिरिचुअल पावर तीनों साथ साथ बढ़े। ईविल गॉड के कर्ज का फैलाव दब गया और उसकी करीब 60% कॉम्बैट पावर रिलीज हो चुकी थी। ये 60% कॉम्बैट पावर चोट लगने से पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। फिर भी पूरी ताकत न निकाल पाने और लंबी लड़ाई न लड़ पाने की कमी अभी बनी हुई थी। जब तक ईविल गॉड का कर्ज पूरी तरह नहीं मिटता, तब तक छिनतियान को पता नहीं चलेगा कि उसकी असली पीक कॉम्बैट पावर कितनी डरावनी है। सब तैयार है, अब निकलने का टाइम आ गया। छिनतियान स्टार एलिमेंट टावर के कल्टीवेशन रूम से बाहर निकला और लीची को बुलाने के लिए फोन किया। लीची, तैयार हो? लीची ने जोर से सिर हिलाया। मास्टर, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस आपके ऑर्डर का वेट था। इस बार छिनतियान लीची को अपने साथ एल्फ स्टार ले जा रहा था। लीची एक टियर 4-5 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट था। उसके पास नाइट डेमन फिजिक था, जो सिल्वर लेवल ब्लड लाइन के बराबर था। ऊपर से वो लर्किंग, असैसिनेशन, डिस्गाइज और इंटेलिजेंस में भी माहिर था। ऐसा काम का और कीमती सबऑर्डिनेट बेकार नहीं बैठाया जा सकता था। ठीक है, तो निकलने की तैयारी करो। रवाना होने से पहले छिनतियान यान छिंग से आमने सामने विदा लेने गया। लगता है तुम्हारी रिकवरी काफी अच्छी हो गई है। यान छिंग ने छिनतियान की छाती पर अब फीके और सिकुड़े हुए डेमन पैटर्न देखे। उसने संतोष में सिर हिलाया। तुम्हारा फैसला सही है, तुम्हें किसी और की मदद की जरूरत नहीं। तुम अकेले ही इस क्राइसिस को सुलझाने के लिए काफी हो। छिनतियान, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उम्मीद है कुछ समय बाद मुझे तुमसे अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। छिनतियान मुस्कुराया। हाँ, जैसे ही ईविल गॉड का कर्ज पूरी तरह सुलझेगा, मैं आपको गुड न्यूज दूंगा। हाँ, यही सबसे बढ़िया है। यान छिंग ने उसका कंधा थपथपाया। सेफ जर्नी। धन्यवाद सर। छिनतियान ने सैल्यूट किया, यान छिंग को अलविदा कहा और फिर एल्फ स्टार जाने वाली स्पेसशिप में सवार हो गया। वहीं दूसरी तरफ करीब 1200 साल पहले डोंगफोंग क्लैन की फंड की हुई एक एक्सपेडिशन टीम एज्योर वुड स्टार रियल्म की खोज और स्टार मैप पूरा करते वक्त गलती से एक लाइफ प्लैनेट पर पहुंच गई। वही प्लैनेट था एल्फ स्टार। उस समय एल्फ स्टार एक जन्नत था। ट्री गॉड की सुरक्षा में पूरा ग्रह हरा भरा था। 70% से ज्यादा जमीन जंगलों से ढकी हुई थी। जैसे ही इंसानी एक्सपेडिशन वहां उतरी, जंगल के जानवरों ने तुरंत एल्फ रेस को खबर पहुंचा दी। एल्फ रेंज के एक्सपर्ट सामने आए
और पूरी टीम को पकड़ लिया, उन्हें इन्वेडर मानकर मारने वाले थे। आखिरी पल में एल्फ एल्डर्स ने दखल दिया। उन्होंने ट्री गॉड के जरिए एक्सपेडिशन टीम से बात की और गैलेक्सी एम्पायर के बारे में जाना, जो पूरे ब्रह्मांड पर राज करता था। एल्फ रेस एम्पायर को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन जटिल और भारी भरकम इंसानों से रिश्ता भी नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने टीम को छोड़ दिया और चेतावनी दी कि दोबारा मत आना। सुरक्षित निकलने के बाद एक्सपेडिशन ने सारी बात डोंगफोंग क्लैन को रिपोर्ट कर दी। डोंगफोंग क्लैन ने तुरंत इस प्राचीन और रहस्यमयी ग्रह पर एक्सपर्ट्स भेजे। ट्री गॉड और एल्फ रेस के कई ताकतवर एक्सपर्ट्स की ताकत देखकर डोंगफोंग क्लैन ने समझदारी दिखाई। उन्होंने जबरदस्ती का रास्ता छोड़ दिया और दोस्ती और एक्सचेंज का ऑप्शन चुना। लेकिन एल्फ रेस घमंडी और जिद्दी थी। उन्हें इंसानों की गंदगी, चालाकी और जटिलता से सख्त नफरत थी। फिर भी वे एम्पायर को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए एल्फ रेस ने बाहर के लिए एक खिड़की खोली, लेकिन शुरुआत में सिर्फ साधारण रिसोर्स एक्सचेंज तक सीमित रही। वे इंसानों को एल्फ स्टार पर उतरने नहीं देना चाहते थे, ताकि उनका घर गंदा न हो। लेकिन 200 साल पहले एल्फ रेस के अंदर अचानक ग्रहयुद्ध फूट पड़ा। डार्क एल्व्स नाम का एक गुट एल्फ ट्राइब से अलग हो गया। वे अब नेचर और लाइफ की पूजा नहीं करते थे। वे 4 इविल गॉड्स में से एक स्लानेश को मानने लगे थे। उनका उसूल था भोग, पतन, आजादी और बेलगाम रिलीज। शुरुआत में डार्क एल्व्स कमजोर थे और एल्फ रेस ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। लेकिन डार्क एल्व्स ने इसी सोच का फायदा उठाया। एल्व्स की भलाई और शांति पसंद नेचर का इस्तेमाल करके उन्होंने अलग अलग तरीकों से आम एल्व्स को धीरे धीरे डार्क एल्फ बना लिया। इतना ही नहीं, वे जंगल के स्पिरिट बीस्ट को भी करप्ट कर सकते थे और हरे भरे जंगलों को डार्क डोमेन में बदल देते थे। कुछ ही दशकों में डार्क एल्व्स ने जंगल के 20% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया। उनकी संख्या तेजी से बढ़ी। तब जाकर एल्फ रेस को हालात की गंभीरता समझ आई और उन्होंने डार्क एल्व्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेकिन तब तक डार्क एल्व्स मजबूत हो चुके थे। दोनों तरफ से भयानक लड़ाइयां हुई और भारी नुकसान हुआ। ये जानना जरूरी है कि एल्व्स की प्रजनन दर बहुत कम होती है और उनका ग्रोथ साइकिल बेहद लंबा होता है। एक एल्फ को बड़ा होने में 100 साल लगते हैं। ऐसे में वे इतने नुकसान सहन नहीं कर सकते थे। आखिरकार एल्फ रेस को एम्पायर की याद आई। अंदरूनी विरोध के बावजूद उन्होंने मदद मांगी और तय किया कि कुछ मेहनताना देकर स्पिरिचुअलिस्ट्स को लड़ाई में बुलाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह थी कि वे सिर्फ स्पिरिचुअलिस्ट्स को हायर करना चाहते थे, रॉयल आर्मी को नहीं। उन्हें डर था कि एम्पायर की भारी आर्टिलरी से उनका घर तबाह हो जाएगा। बातचीत के बाद एम्पायर ने भी ये प्लान मान लिया और चैनल खोल दिए ताकि स्पिरिचुअलिस्ट्स एल्फ स्टार पर जाकर एल्फ्स के लिए लड़ सकें। एपिसोड 134 गोल्डन ओक ट्राइब। एक हफ्ते बाद स्पेसशिप एल्फ स्टार के स्पेस बेस पर उतर गई। छिनतियान और लीची केबिन से बाहर आए और स्टाफ के गाइड करने पर एक कमरे के सामने रजिस्ट्रेशन की लाइन में लग गए। वांगशा, उम्र 20 साल, टियर 2 स्पिरिचुअलिस्ट। यहाँ क्या करने आए हो? बच्चे घर जाओ। नहीं, टियर 2 में क्या बुराई है? मैं पक्का मन बनाकर आया हूँ। मैं एल्फ रेस को बचाना चाहता हूँ। डेस्क के सामने खड़ा एक लड़का नाराज होकर बोला। हाँ, एक और मूर्ख जो एल्फ्स की खूबसूरती के जाल में फंस गया। दोस्त, एल्फ्स हमें वैसे ही देखते हैं जैसे हम ट्रोल्स को देखते हैं, बदसूरत। ये मत सोचना कि कोई एल्फ ब्यूटी तुमसे प्यार कर बैठेगी। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने स्टाफ ने मजाक उड़ाया। ये सुनते ही लड़के का चेहरा लाल हो गया। वो हकलाया, किसे चाहिए कि वो मुझसे प्यार करें? मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। मदद? मुझे लगता है तुम बस कूद पड़ना चाहते हो। एल्फ्स तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे। सिर्फ डार्क एल्व्स ही ऐसे होते हैं जो किसी में भेदभाव नहीं करते। ये सुनते ही आसपास खड़े कई आदमी चौकन्ने हो गए। एल्व्स भले हमें न चाहें, डार्क एल्व्स भी बुरे नहीं हैं। उनके चेहरे देखकर स्टाफ ने ठंडी हंसी हंसी। पहले ही चेतावनी दे दूं, डार्क एल्व्स बेहद लंपट होते हैं। अगर उनके हाथ लग गए तो जब तक पूरी तरह निचोड़ न लें, छोड़ेंगे नहीं। घर पर बीवी को खुश नहीं रख पाते और डार्क एल्व्स को चुनौती देना चाहते हो? सच कह रहा हूं, अगर सच में उनके हाथ पड़ गए तो सबसे पहले खुद को मार लेना, वरना मौत से भी बदतर होगा। सेस, अपनी सोच पकड़ी जाते देख सब एक दूसरे को शर्मिंदा नजरों से देखने लगे। ठीक है, आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। जिद करोगे तो नीचे जाने दूंगा, लेकिन गारंटी है कि 1 हफ्ते में जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर उस लड़के के सारे सपने टूट गए। वो मायूस होकर वापसी की स्पेसशिप में चढ़ गया। नेक्स्ट, चेंगलू, टियर 3, 7 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट। यहां स्पिरिचुअल एनर्जी डालो। हाँ, टियर 3 है। ठीक है, तुम्हें छिंगतेंग ट्राइब में भेजा गया है। बैज लगाओ और रिपोर्ट करो। नेक्स्ट, एक के बाद एक स्पिरिचुअलिस्ट जांच करवाते गए और अलग अलग एल्फ ट्राइब्स में बांटे जाते गए। नेक्स्ट, छिनतियान आगे बढ़ा और नकली आईडी सौंप दी। बीप बीप, मशीन पर उसकी जानकारी आ गई। छिनतियान,
उम्र 21 साल, सिल्वर ग्रे स्टार की आंदे साइकिक एकेडमी से ग्रेजुएट, टियर 3 1 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट। स्टाफ ने उसका जवान और हैंडसम चेहरा देखा और हैरान होकर बोला, भाई ऐसी क्वालिफिकेशन के साथ एल्फ स्टार में जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर लेते। कहीं तुम भी एल्फ ब्यूटीज के लिए तो नहीं आए? छिंतियान ने शांति से कहा, मुझे बस ऐसी जगह चाहिए जहां मारना कानूनी हो, ताकि मैं अपनी मार्शल टेक्निक्स निखार सकूं। ये सुनकर लाइन में खड़े लोग चौंक गए। इतना साफ सुथरा दिखने वाला लड़का, लेकिन अंदर से एक किलर और बैटल मैनियाक। ठीक है, स्टाफ ने स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन उसकी तरफ खिसकाया। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालो। छिंतियान ने एनर्जी डाली। मशीन पर बस टियर 3 दिखा। बस हो गया, तुम्हें गोल्डन ओक ट्राइब में असाइन किया गया है। बैज लगाओ और रिपोर्ट करो। छिंतियान ने बैज कपड़ों पर लगाया और पीछे हटकर लीची का इंतजार करने लगा। बीप। लीची की आईडी मशीन पर रखी गई। लीची सिल्वर ग्रे स्टार का रजिस्टर्ड मर्सनरी, टियर 4 5 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट। स्टाफ ने उसकी साधारण शक्ल देखी और सिर हिलाया। तुम इस काम के लिए एकदम फिट हो। लीची के चेहरे पर सवालिया भाव आ गया। ये क्या मतलब हुआ? शक्ल के आधार पर भेदभाव? हैंडसम हो तो मना, साधारण हो तो सीधे खाई में। स्पिरिचुअल एनर्जी डालो। जांच के बाद टियर 4 कंफर्म हो गया। बैज लगाओ, तुम्हें सिल्वर मून ट्राइब में रिपोर्ट करना है। रुको, लीची ने हाथ उठाकर छिंतियान की तरफ इशारा किया। मैं इनके साथ आया हूं, क्या हमें साथ असाइन किया जा सकता है? स्टाफ ने सिर हिला दिया। नहीं, पिछले महीने से नियम है। टियर 4 और ऊपर के सभी स्पिरिचुअलिस्ट्स को एल्वन रॉयल्टी की सिल्वर मून ट्राइब में जाना होगा। तो क्या इन्हें सिल्वर मून ट्राइब में भेज सकते हैं? लीची ने फिर पूछा। वो मास्टर के साथ ही रहना चाहता था। वो भी नहीं, स्टाफ बोला। सिल्वर मून ट्राइब पर सबसे ज्यादा दबाव है। वहां सबसे एलीट डार्क एल्फ से लड़ाई होती है। टियर 3 के लिए बहुत रिस्की है। लेकिन लीची कुछ और कहना चाहता था। तभी स्टाफ का लहजा सख्त हो गया। हमेशा साथ रहने की मत सोचो, अपने पार्टनर की सेफ्टी भी देखो, समझे? हैंडसम लड़के। स्टाफ ने छिंतियान की तरफ देखा। छिंतियान मुस्कुराया। ठीक है लीची, ऐसे ही रहने दो। थोड़ा अफसोस जरूर था, लेकिन नियम के सामने वो जिद नहीं करना चाहता था। वैसे भी अलग अलग जगह काम करके वे 2 चैनलों से इन्फो जमा कर सकते थे। ये भी फायदेमंद था। और लीची साथ न भी हो तो उसके पास एक और ताकतवर मददगार था, बीस्ट रेल्म का काजिक। ठीक है, लीची ने मन मारकर सिल्वर बैज लगाया और छिंतियान के पास आकर धीमे से बोला, मास्टर, हर चीज में केयरफुल रहना। जरूरत पड़े तो कभी भी मुझे बुला लेना। नाइट डेमन किंग का ब्लड जागने के बाद छिंतियान को एक नई काबिलियत मिली थी। वो ब्लड लाइन की ताकत से नाइट डेमन अपोस्टल्स को बुला सकता था। भले ही ज्यादा जानकारी ट्रांसफर ना हो, लेकिन अपोस्टल नाइट डेमन किंग की लोकेशन महसूस करके तेजी से पहुंच सकता था। तुम भी अपना ध्यान रखना। छिंतियान ने उसका कंधा थपथपाया। स्टाफ के लहजे से साफ था कि सिल्वर मून ट्राइब को बेहद खतरनाक डार्क एल्व्स का सामना करना पड़ेगा। खुशकिस्मती से लीची टियर 4 स्पिरिचुअलिस्ट था। उसके पास सिल्वर लेवल नाइट डेमन ब्लड था। वो सायों में गायब हो सकता था, नाइट डेमन विंग्स और अवतार निकाल सकता था। उसे खुद को बचा लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, लीची ने जोर से सिर हिलाया। इसके बाद छिंतियान और लीची अलग अलग दिशाओं में अपने अपने ट्राइब की ओर बढ़ गए। कुछ मिनट बाद छिंतियान ने अपना रखा हुआ सामान लिया और गोल्डन ओक ट्राइब की टीम को ढूंढ लिया। उसे मिलाकर अब कुल 8 लोग थे, 7 आदमी और 1 औरत। इसके अलावा एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना कप्तान टीम को लीड कर रहा था। 8 लोग। पहला बैच पूरा हुआ। कप्तान ने टाइम देखा और बोला, चलो मैं तुम्हें गोल्डन ओक ट्राइब तक ले चलता हूँ। ये सुनते ही छिंतियान की आंखों में जोश की चमक उभर आई। एपिसोड 135, एल्फ से पहली मुलाकात। छोटे फ्लाइंग डिवाइस के अंदर, भाई तुम किस प्लैनेट से हो? छिंतियान के पास बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी कैजुअली बात करने लगा। छिंतियान बोला, सिल्वर ग्रे स्टार। सिल्वर ग्रे स्टार? वही प्लैनेट जहां हाल ही में इविल गॉड सैक्रिफाइस हुआ था? भाई तुम्हें अंदर की कोई खबर पता हो तो बताओ। अधेड़ आदमी अचानक एक्साइटेड हो गया और आसपास बैठे लोग भी छिंतियान की तरफ देखने लगे। हाल के समय में सिल्वर ग्रे स्टार पर हुआ इविल गॉड सैक्रिफाइस पूरे एज्योर वुड स्टार रियल में सबसे बड़ा टॉपिक बन चुका था और एम्पायर के अंदर भी काफी हलचल मचा चुका था। आखिरकार उस सैक्रिफाइस में अरबों लोग मरने वाले थे। अगर मिलिट्री डिपार्टमेंट और जजमेंट कोर्ट ने पहले से डिटेक्ट करके 4 पिलर इविल एरे के ब्लडसी एरे को तबाह न किया होता तो पूरा कॉन्टिनेंट बंजर जमीन बन चुका होता। इसी वजह से जैसे ही सबको पता चला कि छिंतियान सिल्वर ग्रे स्टार से आया है, हर कोई उससे ऐसी अंदरूनी बातें जानना चाहता था जो न्यूज में नहीं आई थी। छिंतियान ने कंधे उचकाए। सॉरी, उस टाइम मैं दूसरे कॉन्टिनेंट पर था तो डिटेल में कुछ नहीं जानता। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, लेकिन सुना है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट में कोई हैंडसम और काबिल ऑफिसर था
जिसने पहले ही इविल गॉड की चाल भांप ली और सैक्रिफाइस को बिगाड़ दिया। हैंडसम और काबिल? तुम जितना हैंडसम, शायद मेरे जितना ही। हा भाई, खुद की तारीफ करना तो तुम्हें आता है। फ्लाइंग डिवाइस के अंदर हंसी गूंज उठी। किंतियान हल्के से मुस्कुराया और खिड़की के बाहर फैले हरे भरे नजारे को देखने लगा। उसका मूड काफी रिलैक्स हो गया। कुछ दर्जन मिनट बाद फ्लाइंग डिवाइस एक खुली जगह पे लैंड हुआ। सब लोग बाहर कूदे और सामने खड़े दो एल्फ्स को देखते ही उनकी नजरें वहीं टिक गईं। बाईं तरफ एक एल्फ युवती खड़ी थी। उसके लंबे सिल्वर सफेद बाल चांदनी जैसे चमक रहे थे। बालों में फूलों का क्राउन सजा था। उसकी स्किन गोरी थी, कान लंबे और आगे की तरफ नुकीले, और उसने पत्तों व जानवरों की खाल से सिला हुआ ड्रेस पहना था जो उसकी ग्रेसफुल बॉडी को और उभार रहा था। उसके जेड जैसे उंगलियों में एक ट्री बो था जो उसे शार्प और खतरनाक लुक दे रहा था। उसके पास एक मेल एल्फ खड़ा था, लंबा, फिट और मजबूत। उसके गोल्डन बाल धूप में पके गेहूं जैसे चमक रहे थे। पीछे हल्के से बंधे हुए कुछ लटें गालों के पास गिर रही थीं। उसका चेहरा शार्प था, नाक सीधी और ऊंची। उसने पेड़ की छाल और बेलों से बुनी हुई जैकेट पहन रखी थी जिससे उसकी मजबूत मसल्स दिख रही थीं। नीचे डार्क ग्रीन लेदर पैंट, हिरन की खाल के बूट्स और कमर पर एक नाजुक डैगर लटका था। इन दोनों एल्फ्स को देखकर किंतियान के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आया, परफेक्ट। मेल हो या फीमेल, दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे किसी एनिमे से सीधे बाहर निकल आए हों। सिर से पैर तक एक भी कमी नहीं। उन्हें देखकर इंसान को क्रिएटर की नाइंसाफी पर अफसोस होने लगता है। मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ, अब से इन दोनों एल्फ्स को फॉलो करना। कैप्टन ऑफिसर ने एल्फ से नजर हटाकर इतना कहा और फिर फ्लाइंग डिवाइस लेकर वापस स्पेस बेस चला गया। ऑफिसर के जाते ही मेल एल्फ बोला। उसकी आवाज पहाड़ी झरने जैसी साफ थी। मेरे पीछे आओ। वो एल्विश में बोल रहा था, लेकिन सबके पास ट्रांसलेटर था, इसलिए सब समझ पा रहे थे। 8 लोग एल्फ के पीछे चल दिए। रास्ते भर एल्फ ने उनसे एक शब्द भी नहीं बोला। उसके चेहरे पर साफ साफ घमंड लिखा हुआ था। एल्फ्स की नजर में इंसान भी गंदा और मैला नस्ल ही थे, बस डार्क एल्फ से थोड़ा बेहतर। अगर इस वक्त अंदरूनी जंग न चल रही होती और उन्हें बाहर की मदद की जरूरत न होती तो वे कभी भी इन इंसानों को अपने खूबसूरत और पवित्र जंगल में घुसने नहीं देते। रास्ते में किंतियान चुपचाप जंगल को ऑब्जर्व करता रहा। ये अब तक का सबसे जिंदा और एनर्जेटिक जंगल था जो उसने देखा था। हर पेड़ 100 मीटर से भी ऊंचा, पुराने मोटे तनों और घने पत्तों से भरा हुआ। धूप घनी पत्तियों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी जैसे सुनहरे पर्दे बन रहे हों। चारों तरफ इतनी शांति थी कि बस हवा में सरसराते पत्तों की आवाज और कभी कभी चिड़ियों की मीठी चहचहाहट सुनाई देती थी। जमीन पर गिरे पत्तों से मिट्टी और हरियाली की ताजा खुशबू आ रही थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद गले लगा रही हो। इस जंगल में इंसान को दिल तक सुकून महसूस होता था, जैसे सारी टेंशन गायब हो जाए। प्लांट एसिमिलेशन और स्पिरिट हीलिंग टैलेंट की वजह से किंतियान और भी कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसकी कलाई में बंधा किंगतान होली ब्रांच ब्रेसलेट हल्का सा चमक रहा था और चुपचाप नेचुरल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। फड़ फड़। आधे रास्ते में एक हरी चिड़िया उड़ती हुई आई और एल्फ्स के ऊपर मंडराने लगी। ठीक है, समझ गया। क्लैन लीडर को बता दो कि हम जल्द पहुंचने वाले हैं। एल्फ युवती की आवाज साफ और थोड़ी चंचल थी। उसकी आवाज सुनते ही सबके चेहरों पर अपने आप मुस्कान आ गई। चू चू चू। हरी चिड़िया 2 चक्कर लगाकर तेजी से जंगल की गहराई में उड़ गई। हमें स्पीड बढ़ानी होगी, मेल एल्फ ने कहा और आगे बढ़ गया। उसका चलना हिरन की तरह हल्का और फुर्तीला था। खुशकिस्मती से सब लोग टियर 3 से ऊपर के स्पिरिचुअलिस्ट थे, इसलिए एल्फ की स्पीड पकड़ पाए। करीब 10 मिनट बाद सब लोग आखिरकार गोल्डन ओक ट्राइब पहुंचे गए। एक विशाल गोल्डन ओक ट्री वहां खड़ा था, बिल्कुल किसी प्राचीन राजा की तरह। उसका तना इतना मोटा था कि दर्जनों लोग मिलकर ही उसे घेर सकते थे। उसकी सतह पर समय के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे वो अनगिनत पुरानी कहानियां सुना रहा हो। सुनहरी छाल धूप में चमक रही थी, मानो सोने की परत चढ़ी हो। उसकी फैली हुई डालियां आसमान को ढक रही थीं, जैसे एक विशाल सुनहरा छाता। पेड़ के आसपास लकड़ी और पत्तों से बने खूबसूरत छोटे घर थे जो एल्फ्स के रहने की जगह थे। ये घर आसपास के माहौल में ऐसे घुले मिले थे जैसे जमीन से खुद उगाए हों। पेड़ों के बीच घुमावदार रास्ते थे जो घरों को जोड़ते थे। रास्तों पर चिकने पत्थर और रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां बिछी थीं। पूरा माहौल कविता जैसा लग रहा था। बीच बीच में फुर्तीले एल्फ्स गुजरते दिखते थे। उनके कान ब्लेड जैसे नुकीले, आंखें चमकदार, स्किन गोरी, कपड़े पत्तों और बेलों से बुने हुए, फूलों और रत्नों से सजे हुए। हर हरकत में ग्रेस और एनर्जी झलक रही थी। वाओ! सामने का नजारा किसी फैंटेसी दुनिया जैसा था। उसकी खूबसूरती देखकर सब लोग हैरान रह गए। एल्फ्स ने जब इंसानों के इस नए ग्रुप को देखा तो कुछ के चेहरे बिल्कुल न्यूट्रल रहे, कुछ इंडिफरेंट थे और कुछ की आंखों में साफ नफरत झलक रही थी। जैसे अपने घर में अचानक कुछ अनचाहे मेहमान आ जाएं, जिन्हें काम के लिए तो रखना पड़े, लेकिन मन करे कि जल्दी से बाहर निकाल दो। किंतियान ने एल्फ्स के रवैये को नोट किया और मन ही मन सिर हिलाया।
लगता है एल्फ्स के सिल्वर मून होली लेक में एंट्री लेना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एपिसोड 136, प्राचीन गोल्डन ओक ट्री। बहुत जल्दी एल्फ्स किन-तियान और बाकी लोगों को कुछ सौ मीटर दूर बने एक टेम्पररी रहने के एरिया में ले गए। वहां हरे रंग के ट्री हाउस कतार में लगे थे, लेकिन उनका स्टाइल और क्वालिटी साफ तौर पर एल्फ्स के घरों से काफी सिंपल थी। तुम 8 इसी में रहोगे। मेल एल्फ ने सबसे बाएं वाले ट्री हाउस की तरफ इशारा किया। क्या मुझे इनके साथ रहना पड़ेगा? 8 लोगों में अकेली फीमेल स्पिरिचुअलिस्ट शिंग फेई झल्ला उठी। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसकी फिगर काफी अट्रैक्टिव थी। जैसे ही उसने सुना कि सबके साथ रहना होगा, कुछ लड़कों ने एक दूसरे को देखकर शरारती मुस्कान दी। अगर एक्सेप्ट नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, मेल एल्फ ने शांति से कहा। शिंग फेई ने पास के एक छोटे ट्री हाउस की तरफ इशारा किया। मैंने देखा वो घर खाली है, मैं वहां क्यों नहीं रह सकती? मेल एल्फ बोला। जब तुम एक डार्क एल्फ की लाश लेकर आओगी तब वहां रह सकती हो। यह सुनकर शिंग फेई हिचकी, फिर दांत भींचकर बोली, ठीक है, मैं यहीं रहूंगी। कहते हुए उसने पास खड़े लड़कों को घूर कर देखा। वो पहले की गंदी मुस्कानों को नोट कर चुकी थी। ठक ठक ठक। इसी दौरान ट्री हाउस से दर्जन भर लोग बाहर निकले। किन-तियान के ग्रुप को देखकर वे हंसते हुए बोले, यो, आखिर नए लोग आ ही गए, और एक लड़की भी है, ये तो रेयर है। हे गर्ल, अगर 8 बेड वाले कमरे में नहीं रहना तो हमारे कमरे में आ जाओ। 4 बेड हैं और एक जगह खाली है। तुम्हें रूममेट चाहिए या औरत? हाँ हाँ हाँ। ये शोरगुल भरी हंसी सुनकर शिंग फेई का चेहरा गुस्से से कांप उठा। तभी मेल एल्फ ने उन लोगों की तरफ देखा। उसकी नजर शांत लेकिन दबाव भरी थी। एक पल में सब चुप हो गए, कंधे उचकाए और वापस अपने कमरों में चले गए। अब मैं तुम्हें ट्राइब के रूल्स समझाता हूँ। मेल एल्फ ने किन-तियान और उसके साथियों को देखते हुए कहा। पहला, जंगल में आग जलाना मना है, पकड़े गए तो तुरंत बाहर निकाल दिए जाओगे। दूसरा, कचरा इधर उधर फेंकना मना है, टॉयलेट उधर है। तीसरा, आपस में लड़ाई नहीं। चौथा, एल्फ्स के ट्री हाउस के पास जाना मना है। पांचवा, छठा। उसने कुल 10 पाबंदियां गिनाई। इतनी सारी शर्तें सुनकर सबकी आंखें फड़कने लगीं। सबके मन में एक ही ख्याल था, हम यहाँ लड़ने आए हैं, जेल में रहने नहीं। फिर भी कोई भी सिर्फ इन रूल्स की वजह से वापस जाने वाला नहीं था। हर किसी का यहाँ आने का अपना मकसद था। बस यही रूल्स हैं, उम्मीद है तुम सब याद रखोगे। मेल एल्फ बोला। एल्फ्स फेयर होते हैं, अगर तुम ट्राइब के लिए कंट्रीब्यूशन दोगे तो तुम्हें उसका सही इनाम मिलेगा। इस बात पर सबको यकीन था। यहाँ आते वक्त आर्मी के एक कैप्टन ने उन्हें गोल्डन ओक ट्राइब के बारे में डिटेल में बताया था। एल्फ रेस की कई ट्राइब्स में से गोल्डन ओक ट्राइब मिड साइज की थी। इसमें 700 से ज्यादा एल्फ्स थे, जिनमें ज्यादातर योद्धा और मैज थे। सिर्फ बच्चे एल्फ्स लड़ाई में शामिल नहीं होते थे। ये ट्राइब एक विशाल गोल्डन ओक ट्री पर निर्भर थी। ये हजारों साल पुराना स्पिरिट ट्री था, जो हर साल बड़ी मात्रा में गोल्डन ओक लीव्स और एकॉन देता था। लीव्स आत्मा को शुद्ध करते थे और एकॉन में जबरदस्त लाइफ एनर्जी होती थी, जो स्पिरिचुअलिस्ट्स के लिए बेहद कीमती थी। इसके अलावा गोल्डन ओक ट्री की छाल जब जलती थी तो एक खास खुशबू निकलती थी। इसे सांस के साथ अंदर लेने से दिमाग शांत होता था और आत्मा साफ होती थी। लड़ाई के बाद की मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए ये परफेक्ट इलाज था। जैसा कि मेल एल्फ ने कहा था, एल्फ रेस वाकई फेयर थी। डार्क एल्फ्स और ब्लैक बीस्ट्स को मारने पर मिलने वाले इनाम का पूरा सिस्टम था। ये खजाने अगर खुद इस्तेमाल न भी किए जाएं तो अच्छी कीमत पर बेचे जा सकते थे। ट्री हाउस के अंदर कमरा काफी बड़ा था। 8 सिंगल बेड 2 कतारों में लगे थे। इन्हें बेड कहना भी थोड़ा ज्यादा था। बस लकड़ी के टुकड़े थे, आयताकार शेप में, करीब 2 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े। ऊपर मोटी पत्तियां बिछी थीं और एक चादर डली हुई थी। इसके अलावा कुछ नहीं। ये माहौल देखकर शिंग फेई ने राहत की सांस ली। कम से कम सबको एक ही बेड पर नहीं सोना था। किन-तियान ने किनारे वाला बेड चुना। ये देखते ही शिंग फेई ने तुरंत उसके पास वाले बेड पर अपना सामान रख दिया। ये सीन देखकर बाकी लोग मन ही मन आह भरने लगे। कमाल है, हैंडसम होना सच में फायदा देता है। कुछ बोले बिना ही लड़कियां अपने आप पास आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लैन लीडर, मैंने इंसानों के लिए सब अरेंज कर दिया है। एलोन आदर के साथ क्लैन लीडर के सामने खड़ा था। गोल्डन ओक ट्राइब के एल्फ क्लैन लीडर का चेहरा हैंडसम था। आंखों के कोनों पर हल्की झुर्रियां थीं, जो उसे और मैच्योर और स्टेबल बना रही थीं। एलोन, इंसान चालाक और लालची होते हैं। हमें उनकी ताकत का इस्तेमाल करना है, लेकिन उन पर से नजर नहीं हटानी है। ये जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। जी क्लैन लीडर, मैं उन पर कड़ी नजर रखूंगा। क्लैन लीडर ने दूर की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक आई। एलोन, हमारे दुश्मन दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। अगर कभी ट्राइब को पूरा शिफ्ट करना पड़ा तो हमारी रेस का भविष्य तुम और अफोनी के हाथ में होगा। क्लैन लीडर, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। एलोन की आंखें दृढ़ थीं। ट्राइब को शिफ्ट करना
मतलब अपना घर छोड़ना और प्राचीन गोल्डन ओक ट्री को डार्क एल्फ्स के हवाले कर देना। वो इस कीमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसे यकीन था कि ट्राइब का हर सदस्य ऐसा ही सोचता है। एल्फ रेस शांति पसंद करती है लेकिन मौत से नहीं डरती। अपने घर, अपने लोगों और उस प्राचीन पेड़ की रक्षा के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार था। क्लैन लीडर ने एलोन की आंखों में वही जज्बा देखा जो कभी उसके अंदर भी था। फर्क बस इतना था कि क्लैन लीडर बनने के बाद उसे समझ आ गया था कि सबसे जरूरी चीज ट्राइब का जिंदा रहना है। जब तक लोग जिंदा हैं, तब तक भविष्य में हालात बदलने की उम्मीद रहती है। क्रीच। अचानक बाहर से एक तेज चील की आवाज आई। ये सुनते ही क्लैन लीडर और एलोन दोनों के चेहरे बदल गए। ब्लैक बीस्ट्स आ रहे हैं। एलोन तुरंत बाहर की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, क्लैन लीडर, मैं इंसानों को लेकर अफोनी की सपोर्ट में जा रहा हूँ। क्लैन लीडर ने एलोन को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में चिंता और गहरी हो गई। कुछ देर बाद सभी इंसान ध्यान दें, फ्रंटलाइन की सिचुएशन बदल गई है। जो भी कर रहे हो तुरंत रोक दो और मेरे साथ आओ। ट्री हाउस के बाहर से एक जाना पहचाना लेकिन तात्कालिक आवाज आई। किंतियान और बाकी लोगों ने तुरंत अपना गियर उठाया और बाहर निकल आए। दूसरे स्पिरिचुअलिस्ट भी तेजी से तैयार हो गए। वूश, दर्जन भर विशाल चीलें ट्री हाउस के सामने आकर उतरी। अनुभवी स्पिरिचुअलिस्ट बिना कुछ कहे चीलों की पीठ पर चढ़ गए। किंतियान और बाकी लोग भी उनके पीछे चढ़ गए। क्रिएच। चीलों की तेज आवाजों के साथ विशाल पंख फड़फड़ाए और सबको लेकर वे बिजली की रफ्तार से फ्रंटलाइन की तरफ उड़ गए। एपिसोड 137, इविल स्पिरिट डार्क एनर्जी। तेज हवा सीधे चेहरे पर वार कर रही थी। 10 से ज्यादा विशाल ईगल्स पर इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट और गोल्डन ओक ट्राइब के लोकल एल्फ वॉरियर सवार थे। दोनों के बीच साफ डिवीजन था। साफ लग रहा था कि एल्फ्स इंसानों के ज्यादा करीब आना नहीं चाहते थे। चिंतियान आधा घुटनों के बल झुका हुआ था, एक हाथ से ईगल के पंख को कसकर पकड़े हुए ताकि बैलेंस बना रहे। उसकी नजर सामने टिकी हुई थी। अपनी तेज नजर से वो दूर उड़ते हुए काले डॉट्स को पहले ही देख चुका था। अचानक एलोन जोर से चिल्लाया, सावधान रहो, ब्लैक एंड जायंट ईगल्स आ रहे हैं। इतना कहते ही वहां मौजूद सभी एल्फ्स ने अपने लॉन्गबो पकड़ लिए, किसी भी पल तीर छोड़ने के लिए रेडी। याह टिल्डे टिल्डे। कुछ ही पलों में काले ईगल्स का एक बड़ा झुंड सबकी नजरों के सामने आ गया। उनका साइज नीचे उड़ रहे विशाल ईगल्स के लगभग बराबर था, लेकिन उनके पंख गहरे काले थे। उनकी आंखों में खून की लकीरें उभरी हुई थीं, बेरहमी और क्रूरता से भरी हुई। ट्वैंग, टिल्ड, टिल्ड। एलोन ने धनुष की डोरी छोड़ी। तीर से हरी रोशनी निकली और वो सीधे एक काले ईगल की तरफ गया। धप, तीर उसके माथे को चीरता हुआ आर पार निकल गया। वो बिना आवाज किए नीचे गिर पड़ा। ट्वैंग, ट्वैंग, ट्वैंग। टिल्ड, टिल्ड। बाकी एल्फ वॉरियर्स भी पीछे नहीं रहे। तीरों की बारिश काले ईगल्स पर टूट पड़ी। स्क्री, टिल्ड, टिल्ड। काले ईगल्स ने पंख फड़फड़ाए, अपनी फॉर्मेशन तोड़ी और बड़ी फुर्ती से तीरों से बचते हुए इधर उत्तर बिखर गए। हर एल्फ वॉरियर एलोन जितना ताकतवर नहीं था। ज्यादातर तीर काले ईगल्स के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन पा रहे थे। वूश, वूश, वूश। अब काले ईगल्स ने पलटवार किया। पंखों को जोर से हिलाकर उन्होंने काली एनर्जी की बौछार विशाल ईगल्स पर फेंक दी। विशाल ईगल्स घबराकर हवा में गोल गोल घूमते हुए बचने लगे। ऊपर बैठे स्पिरिचुअलिस्ट डर के मारे पंखों को और जोर से पकड़ लिए। कुछ की चीखें भी निकल गईं। भले ही वे स्पिरिचुअलिस्ट थे, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरना मतलब गंभीर चोट या सीधी मौत। इसके बाद ढेर सारे काले ईगल्स ने विशाल ईगल्स को चारों तरफ से घेर लिया। काली एनर्जी लगातार बरस रही थी। एल्फ्स ने भी जवाबी हमला तेज कर दिया। तीरों की बारिश से आसमान भर गया। एल्फ मेजेस ने एनर्जी शील्ड खड़ी कर दी, खास तौर पर इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कांपती हुई शील्ड को देखकर सबके दिल में बेचैनी थी। ऐसा खतरनाक एयर कॉम्बैट उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कई लोग तो लगभग ईगल की पीठ से फिसल ही गए थे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने लॉन्ग रेंज स्पिरिचुअल मैजिक सीखी हुई थी, वे भी उसे कास्ट नहीं कर पा रहे थे। कोई जोर से चिल्लाया, नीचे उतरते हैं, जमीन पर लड़ते हैं। एलोन जानता था कि नीचे उतरना ही सबसे सही ऑप्शन है, लेकिन काले ईगल्स लगातार विशाल ईगल्स के पेट पर अटैक कर रहे थे। उतरने का रास्ता ही ब्लॉक था। जब तक आधे से ज्यादा काले ईगल्स नहीं गिराए जाते, लैंड करना नामुमकिन था। बूम! इसी अफरा तफरी के बीच एक जोरदार धमाका गूंजा। एक काले ईगल का सिर टुकड़ों में फट गया और उसका शरीर तेजी से नीचे गिरा। बूम, बूम, बूम। जो काले ईगल तीरों के बीच आराम से उड़ रहे थे, उनके सिर एक एक करके फटने लगे। खून आसमान में फैल गया। ये नजारा देखकर सबने एक ही दिशा में देखा। एक काले कपड़ों में आदमी हाथ में लंबी काली गन लिए बेहद शांत नजर से ट्रिगर दबा रहा था, बिल्कुल किसी इमोशनलेस मशीन की तरह। तभी सबको समझ आया कि चिंतियान, जो काला बॉक्स साथ लेके चल रहा था, उसके अंदर स्नाइपर राइफल थी। वो एक जबरदस्त स्नाइपर निकला।
सबकी नजरें चिंतियान के हाथ में पकड़ी काली गन पर टिक गईं। एक ऐसी स्नाइपर राइफल जो स्पिरिट बीस्ट का सिर उड़ा दे। साफ था, ये बेहद रेयर रून स्नाइपर राइफल थी। ऑसम! भीड़ अपने आप चीख पड़ी। अभी अभी हालात कितने खतरनाक थे, ये सबको साफ दिख रहा था। अगर काले ईगल्स की एनर्जी स्टॉर्म शील्ड तोड़ देती तो यहाँ मौजूद एक भी एल्फ या इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट जिंदा नहीं बचता। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जवान और हैंडसम स्नाइपर ने सबकी जान बचा ली। ग्रेट! एलोन भी खुद को रोक नहीं पाया। ये काले ईगल पहले विशाल ईगल ही थे जिन्हें ईविल गॉड की ताकत ने बदल दिया था। उनके शरीर ज्यादा फुर्तीले और तेज हो गए थे और वे ईविल एनर्जी कंट्रोल कर सकते थे। एलोन के अलावा बाकी ट्राइब मेंबर्स की आर्चरी इनके सामने लगभग बेअसर थी। यही वजह थी कि हालात पहले इतने खराब हो गए थे, लेकिन अब पूरा गेम पलट चुका था। एलोन ने चिंतियान के हाथ में पकड़े हथियार को पहचान लिया। इंसानों की भाषा में इसे गन कहते हैं। बूम बूम बूम। चिंतियान एक एक करके काले ईगल्स के सिर उड़ाता जा रहा था। वहीं एलोन भी पीछे नहीं रहा, तीर छोड़ छोड़ कर सिर भेद रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में कंपटीशन चल रहा हो, कौन ज्यादा और तेज मारेगा। लेकिन कोई भी देख सकता था कि एलोन की किल स्पीड चिंतियान से काफी कम थी। एलोन की आर्चरी तेज, सटीक और जबरदस्त पेनिट्रेशन वाली थी, लेकिन चिंतियान की मार्क्समैनशिप उससे भी ज्यादा डरावनी थी, जैसे उसे एम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उंगली लगातार ट्रिगर दबा रही थी। काले ईगल चाहे जितना भी बचने की कोशिश करें, गोलियां हमेशा सटीक सिर पर लग रही थीं। बूम! आखिरी काले ईगल का सिर फटते ही ये खतरनाक एयर बैटल आखिरकार खत्म हो गई। वूश! विशाल ईगल्स आराम से जमीन पर उतर गए। एल्फ वॉरियर्स और इंसान जल्दी से नीचे उतरे और सबकी नजरें अपने आप एक ही आदमी पर टिक गईं। वो आदमी जिसने दर्जनों काले ईगल्स मारे थे, अब भी उतना ही शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एलोन ने चिंतियान की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम? चिंतियान ने शांति से जवाब दिया, चिंतियान। चिंतियान। एलोन ने नाम दोहराया, हल्के अजीब से एम्पायर एक्सेंट के साथ सिर हिलाया। मैं इस नाम को याद रखूंगा। मैं एलोन हूं। लड़ाई के बाद ट्राइब तुम्हें पूरा इनाम देगा जैसा तुम डिजर्व करते हो। ठीक है। चिंतियान ने सिर हिलाया। सच कहें तो गोल्डन ओक ट्राइब के खजाने उसे ज्यादा ललचाते नहीं थे। वो इससे कहीं बेहतर रिसोर्स पहले ही यूज कर चुका था। फिर भी अगर वो उन्हें यूज न करे तो बाद में अच्छे प्रॉफिट में बेच सकता है। हालांकि उसके पास अभी सैकड़ों हजार मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स थे, लेकिन बैंक बैलेंस बस गुजारे लायक ही था। खुलकर खर्च करना अभी मुश्किल था। गर्र! इसी वक्त सामने से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। पत्ते जोर से हिलने लगे। एलोन का चेहरा सख्त हो गया। चलो मेरे पीछे आओ। वो तेजी से आगे बढ़ा और बाकी सब उसके पीछे पीछे। भागते हुए चिंतियान ने सिस्टम पैनल पर नजर डाली। काले ईगल्स को मारने के बाद उसे एक नया टैलेंट मिला था, लेकिन ये टैलेंट उसे उलझन में डाल रहा था। नाम: ईविल स्पिरिट डार्क एनर्जी ग्रीन टाइप। पैसिव टैलेंट इंट्रोडक्शन: डार्क ईविल पावर से तुम्हारा शरीर बदल चुका है। सभी वैल्यूज बढ़ गई हैं और तुम ईविल स्पिरिट डार्क एनर्जी को कंट्रोल करके लड़ सकते हो। चिंतियान अपने अंदर एक हल्की सी नई एनर्जी महसूस कर रहा था। ये ईविल स्पिरिट डार्क एनर्जी उसके सीने में मौजूद कर्स पावर से मिलती जुलती थी, लेकिन डार्क एनर्जी ज्यादा प्योर थी। कर्स पावर जैसे इसी से निकली हो, लेकिन उसमें कुछ और इरादे और एनर्जी मिक्स थी। चिंतियान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये डार्क एनर्जी कर्स को और मजबूत करेगी या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो हाई लेवल डार्क क्रीचर्स को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। जो होगा देखा जाएगा। एक एक स्टेप लेंगे, देखते हैं अगला दुश्मन कौन है। चिंतियान की आंखों में हल्की चमक आई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। एपिसोड 138 शैडो स्ट्राइक की ताकत अनलीश्ड। 1 मिनट से भी कम वक्त में चिंतियान और उसकी टीम बैटलफील्ड पर पहुंच गई। गर्र गर्र! आगे से गुस्से भरी दहाड़ें गूंज रही थीं। विशाल बीस्ट्स का एक बड़ा झुंड भयंकर लड़ाई में फंसा हुआ था। लगभग 2 मीटर ऊंचे सफेद भेड़िए, 5 मीटर तक खड़े हो सकने वाले जायंट भालू और ट्रक जितने बड़े टाइगर। उनके सामने थे करप्टेड जायंट बीस्ट्स, साइज में और बड़े, मूवमेंट में ज्यादा फुर्तीले, दर्द से बेअसर और आंखों में सिर्फ क्रूरता। यही थे एल्फ्स के बताए हुए ब्लैक बीस्ट्स। काले ईगल्स की तरह ही ये भी डार्क ईविल पावर से बदले हुए बीस्ट्स थे। इनके शरीर नॉर्मल जायंट बीस्ट से कहीं ज्यादा मजबूत थे और ये ईविल पावर यूज कर सकते थे। अच्छी बात ये थी कि जायंट बीस्ट के साथ एल्फ्स और इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट्स भी थे। सूश सूश! बैटलफील्ड पर एक फिगर सबसे अलग नजर आ रही थी। एक एल्फ फीमेल वॉरियर तेंदुए जैसी फुर्ती के साथ लड़ाई के बीच से निकलती हुई। उसने हल्की लेकिन शानदार लेदर आर्मर पहनी थी, जिस पर रहस्यमयी रून्स चमक रहे थे। हर मूवमेंट के साथ वे उसकी ताकत से गूंजते लग रहे थे।
उसकी सिल्वर सफेद लंबी बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे थे, हवा में झंडे की तरह लहरा रहे थे। उसके हाथ में लॉन्गबो था। उसकी डोरी अजीब चमकती थ्रेड से बनी थी। उसने धनुष को पूरा खींचा। तीर हरी रोशनी से चमक उठा। तीर छूटा और सीधे एक काले भालू के माथे में घुस गया। खोपड़ी चीरता हुआ बाहर निकल आया। स्वूश 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 वो लगातार तीर चला रही थी। हर तीर ब्लैक बीस्ट्स के लिए जानलेवा या कम से कम उन्हें बुरी तरह जख्मी कर रहा था। उनकी मूवमेंट लगभग बंद हो जाती थी। उसके अलावा बाकी एल्फ्स भी कमाल की फाइटिंग दिखा रहे थे। आर्चर्स स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे तीर चला रहे थे। एल्फ स्वॉर्ड्समैन अजीब लकड़ी की तलवारों के साथ ब्लैक बीस्ट्स के इर्द गिर्द फुर्ती से घूमते, वार करते, गहरे घाव छोड़ते। एल्फ मेजेस पीछे खड़े मंत्र पढ़ रहे थे। जमीन से पौधे बेकाबू होकर उगाए और खूनी कांटों वाली बेलों में बदलकर ब्लैक बीस्ट्स के पैरों को जकड़ लिया। वहीं इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट्स भी शानदार तालमेल में लड़ रहे थे। 2 या 3 की टीम बनाकर कम नुकसान में भारी डैमेज दे रहे थे। बैटल एक्सपीरियंस में इंसान साफ आगे थे, लेकिन ब्लैक बीस्ट की संख्या बहुत ज्यादा थी। काली लहर की तरह चारों ओर से घेरते हुए जायंट बीस्ट्स को भारी नुकसान हो रहा था। एल्फ्स और इंसान भी जख्मी होने लगे थे। हालात खतरनाक लग रहे थे। तभी गोल्डन ओक ट्राइब की रीइंफोर्समेंट्स आ गईं। वूश, एक लंबा तीर सीधे काले भेड़िए के माथे से आर पार निकल गया। एलोन जोर से चिल्लाया, एफनी, हम आ गए। वूश वूश वूश, तीरों की बारिश ब्लैक बीस्ट्स पर टूट पड़ी। रीइंफोर्समेंट्स ने तुरंत बैटल में एंट्री ली। डैम, अब असली लड़ाई शुरू हुई। एक भारी भरकम स्पिरिचुअलिस्ट ने कुल्हाड़ी घुमाई और एक काले भालू को 2 टुकड़ों में काट दिया। खून उस पर छिटक गया, लेकिन वो जोर से हंस पड़ा। हवा में हुई लड़ाई ने उसे घुटन में डाल दिया था। जमीन ही असली स्टेज थी इन मर्सिनरीज के लिए। नई फोर्स आने से एल्फ्स का हौसला आसमान छूने लगा। काउंटर अटैक की असली शुरुआत हो चुकी थी। मारो, एफोनी ने तेज आवाज में कहा। वह उछली, धनुष खींचा और तीर छोड़ा। रोशनी की लकीर के साथ तीर ब्लैक बीस्ट्स के सिर भेदता चला गया। एलोन भी पीछे नहीं रहा। एक के बाद एक तीर, सीधे जानलेवा। लेकिन इसी वक्त एक शख्स सब पर भारी पड़ गया। बैंग बैंग बैंग, हर सेकंड एक ब्लैक बीस्ट का सिर फट रहा था। न मजबूत काले भालू बचे, न फुर्तीले ब्लैक कैट्स। कौन है वो? एफनी की खूबसूरत आंखें एक्साइटमेंट से फैल गईं। ऐसी ताकतवर मदद की उसने उम्मीद नहीं की थी। स्नाइपर? हमारे पास सच में स्नाइपर है? फ्रंटलाइन पर मौजूद स्पिरिचुअलिस्ट्स खुशी से उछल पड़े। सब इधर उधर देखने लगे, गोलियों की दिशा से स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश में। लेकिन स्नाइपर किसी भूत की तरह था, जंगल में छुपा हुआ। हर दिशा से गोलियां आ रही थीं, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा था। उसे देख न पाने के बावजूद सबका जोश चरम पर था, जैसे किसी नशे में हो। अटैक और भी तेज हो गया। 2 मिनट से भी कम में ब्लैक बीस्ट्स की संख्या आधी रह गई। ज्यादातर सिर में गोली खाकर मरे थे। वो तभी जंगल के पीछे से एक तेज सीटी सुनाई दी। आवाज सुनते ही ब्लैक बीस्ट्स बिखर गए और पीछे की ओर भागने लगे। पीछा करो, एफोनी ने पुकारा। स्पिरिट डियर जैसी फुर्ती से वो आगे बढ़ी। उसके तीर खत्म हो चुके थे तो उसने लकड़ी की तलवार पकड़ ली और पास से लड़ने लगी। बैंग बैंग बैंग, भागने के रास्ते में ब्लैक बीस्ट के सिर एक एक करके फूटते रहे। आवाज मौत के ड्रम जैसी थी। हर गोली एक जान ले रही थी। चिंतियान पेड़ों की ऊंचाई पर खड़ा था, हाथ में स्नाइपर राइफल, लगातार ट्रिगर दबाते हुए। पेड़ों की छतरी उसकी कवर थी। पूरा शरीर सायों में घुल चुका था। तभी उसने एक हल्की आवाज सुनी, बॉस, ये स्नाइपर बहुत स्ट्रांग है, कहीं प्लान पर असर तो नहीं पड़ेगा? चिंतियान ने आवाज की दिशा देखी। एक छोटा कद का आदमी हाथ में स्टील सेबर लिए एक पतली आंखों वाले आदमी से बात कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। नहीं, जो टियर 4 से ऊपर हैं वे सीधे सिल्वर मून ट्राइब जा रहे हैं। इसका मतलब इसका स्पिरिचुअल लेवल टियर 4 से नीचे है। वो रुका, फिर बोला, लेकिन बैटल के बाद इसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लान? चिंतियान की आंखों में चमक आई। उसने दोनों की शक्लें याद कर लीं और फिर से ब्लैक बीस्ट्स पर फायर करने लगा। एवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़े, एवोल्यूशन पॉइंट्स और बढ़े। इन पॉइंट से साफ था कि ज्यादातर ब्लैक बीस्ट्स टियर 2 और टियर 3 थे। सिर्फ एक टियर 4 ब्लैक टाइगर था जिसका सिर शैडो स्ट्राइक से उड़ गया और भारी पॉइंट्स मिले। एनहांस शैडो स्ट्राइक और बर्निंग एम्बर्स क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ कोई भी टियर 4 उसकी एक गोली के सामने टिक नहीं सकता था। टियर 5 भी बिना चोट के नहीं बचता। एल्फ स्टार पर आए आधा दिन भी नहीं हुआ था और उसके एवोल्यूशन पॉइंट्स 0 से बढ़कर 70,000 से ऊपर पहुंच चुके थे। ब्लू टैलेंट को पर्पल करने के लिए काफी। एक बार फिर साबित हो गया कि अफरा तफरी ही उसके लिए सबसे सही माहौल थी। इतने ब्लैक बीस्ट्स मारने के बाद भी उसे कोई नया टैलेंट नहीं मिला। हर टैलेंट लाइट स्फीयर से वही इविल स्पिरिट डार्क एनर्जी मिली। लगता था कि इविल पावर से बदलने के बाद उनकी पुरानी सारी टैलेंट्स गायब हो गई थीं।
भागते हुए रास्ते में ब्लैक बीस्ट्स एक एक करके गिरते गए। जो कभी विशाल सेना थी, अब बस कुछ दर्जन ही बचे थे। आगे से ठंडी और सड़ी हुई सी आभा उठी। हरा भरा जंगल गायब हो गया। सामने एक डरावना डार्क फॉरेस्ट था। पेड़ अब भी ऊंचे थे, लेकिन ज्यादातर पत्ते झड़ चुके थे। जो बचे थे वे स्याही जैसे काले थे। ब्लैक बीस्ट्स को डार्क फॉरेस्ट में घुसते देख एफोनी ने मुट्ठी भींची। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, रुको, आगे पीछा मत करो। एपिसोड 139 एक्टिंग स्किल्स फुल डिस्प्ले। जंगल के अंदर कुछ लोग एक ब्लैक बीस्ट की भारी लाश उठाए हुए धीरे धीरे गोल्डन ओक ट्राइब की तरफ बढ़ रहे थे। नया आया हुआ एक स्पिरिचुअलिस्ट कंफ्यूज होकर बोला, वैसे हम इसकी बॉडी वापस क्यों ले जा रहे हैं? छोटे कद वाले आदमी ने समझाया, ये एल्फ रेस की मान्यता है। उनका मानना है कि ब्लैक बीस्ट्स इविल स्पिरिट के असर में आ गए थे, लेकिन फिर भी वे जंगल का ही हिस्सा हैं। मरने के बाद उन्हें पेड़ के नीचे दफनाया जाता है ताकि ट्री गॉड उनकी भटकी हुई आत्मा को शुद्ध कर सके। ओह, ऐसा है। सबको अचानक समझ आ गया। लगता है इसे एल्फ रेस के बारे में काफी नॉलेज है। किंतियान ने उस छोटे आदमी पर नजर डाली। आमतौर पर एल्फ्स अपनी प्राइड की वजह से इंसानों को ऐसी बातें समझाना पसंद नहीं करते। इसका मतलब था कि इसने पहले से होमवर्क कर रखा था। इसी पल वो छोटा आदमी मुड़ा और उसकी नजर किंतियान से मिल गई। उसकी नजर किंतियान की पीठ पर टंगी लंबी स्नाइपर राइफल पर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो ब्लैक वुल्फ को घसीटते हुए बोला, भाई, तुम्हारी स्पीयर टेक्निक कमाल की है। जरूर मिलिट्री से हो? किंतियान ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे घर वाले शूटिंग रेंज चलाते हैं। बचपन से शूटिंग करता आया हूं, इसलिए थोड़ी बहुत स्पीयर स्किल आ गई। शूटिंग रेंज? छोटे आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तभी तो। लेकिन नॉर्मल स्नाइपर राइफल से इन ब्लैक बीस्ट को मारना आसान नहीं है। ये रून स्नाइपर राइफल है ना? किंतियान ने हल्की हैरानी से भौं उठाई। तुम रून स्नाइपर राइफल के बारे में जानते हो? हाँ, ये रून स्पीयर है। मेरे पिता ने दी थी। उन्हें लगा मैं सिर्फ टियर 3 हूं और असली बैटल नहीं देखी है। एल्फ रेस में आना खतरनाक होगा। मुझे रोक नहीं पाए तो ये गन देकर भेज दिया। पूरी बात उगल दी। छोटे आदमी की आंखों में हल्की तिरस्कार की चमक आई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। भाई, मुझे लगता है तुमने सही फैसला लिया। आदमी को बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए। आज तुम न होते तो हम सब मुसीबत में पड़ जाते। ये सुनकर किंतियान के होठों पर हल्की मुस्कान आई। इतना भी नहीं, सबने अच्छा किया। गंभीर चेहरे वाला आदमी ये सब देखकर ठंडी हंसी हंसा। उसके अंदर की चौकसी ढीली पड़ गई। अभी तक किंतियान की शूटिंग और उसका छुपा हुआ अंदाज देखकर उसे लगा था कि ये जंगल वॉरफेयर का अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन अब लगा कि ये बस गन चलाने में अच्छा है। सोशल एक्सपीरियंस जीरो वाला एक सीधा साधा रूकी। ऐसे इंसान की ताकत चाहे जितनी हो, उसके प्लान बिगाड़ने की काबिलियत नहीं होती। कई लोगों ने ये बातचीत सुनी और किंतियान के बारे में उनकी राय बदल गई। जो स्नाइपर जंगल का भूत लगता था, वो उतना दूर और रहस्यमय नहीं निकला, बल्कि एक ऐसा स्टूडेंट जैसा लगा जो जोश से भरा है, दुनिया देखना चाहता है और गार्डियन की बात नहीं सुनता। काफी अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था। इसके बाद और लोग किंतियान से मिलने आए। वो सबसे हंसते हुए बात करता रहा। बातचीत में कभी कभी अपनी पर्सनल बातें भी बता देता। बिल्कुल एक मासूम साफ नजर वाला कॉलेज स्टूडेंट जो पहली बार असली दुनिया में उतरा हो। बॉस, ये बच्चा बहुत ही सिंपल है, कोई खतरा नहीं। किंतियान ने साइड से उस फुसफुसाहट को सुना। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है रिकवरी के दौरान जो उसने एक्टर सेल्फ कल्टीवेशन पढ़ी थी वो बेकार नहीं गई। उसकी एक्टिंग स्किल्स सच में इंप्रूव हो चुकी थीं। जब सैकड़ों ब्लैक बीस्ट की लाशों के साथ जायंट बीस्ट्स, एल्फ्स और इंसान ट्राइब में लौटे तो गोल्डन ओक ट्राइब में हंगामा मच गया। ट्राइब के लोग चारों तरफ से घिर आए, एक्साइटमेंट में बातें करने लगे। अरे बाप रे, इस बार तो इतने सारे ब्लैक बीस्ट्स मार दिए। एलोन, एफोनी, तुम लोग कमाल हो। भाई एलोन, बहन एफोनी, मुझे पता था ब्लैक बीस्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबकी नजर ट्राइब के 2 यंग एक्सपर्ट्स एलोन और एफनी पर थी। तारीफों की बौछार हो रही थी। लगातार तारीफ सुनकर दोनों के गाल हल्के लाल हो गए। अंदर से थोड़ी शर्म भी महसूस हुई। एलोन ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, इस बार के असली हीरो मैं और एफनी नहीं है। उसने भीड़ में खड़े किंतियान की तरफ इशारा किया। ज्यादातर ब्लैक बीस्ट्स इस बहादुर योद्धा ने मारे हैं। इसका नाम है किंतियान। ये सुनते ही माहौल अचानक शांत हो गया। एल्फ्स की नजरें धीरे धीरे उस साधारण से चेहरे पर टिक गईं। इसने सारे ब्लैक बीस्ट्स मारे? दिखने में तो इतना स्ट्रांग नहीं लगता। थोड़ा डल सा है और पीठ पर वो काला सा ढेला भी बदसूरत है। बदसूरत होना मायने नहीं रखता, ताकत रखता है। हमें ऐसे इंसानों की जरूरत है। बदसूरत? मेरे साथ ये शब्द कब जुड़ गया? किंतियान अंदर ही अंदर चुप हो गया। उसकी शक्ल तो किसी भी एंगल से कम नहीं थी। कुछ साल प्रैक्टिस करता तो सिर्फ लुक्स के दम पर डेब्यू कर सकता था। इन एल्फ्स का टेस्ट ही खराब है।
इसी वक्त किंतियान ने अपने ऊपर एक अजीब सी मेंटल वेव महसूस की। उसने शांति से आसपास देखा। उसकी नजर एक एल्फ ट्री हाउस पर एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी पलकों ने धीरे से ढक लिया। ब्लैक बीस्ट्स की लाशें जमा करने के बाद एलोन इंसानों को रहने वाले इलाके में ले गया। एल्फ से दूरी बनाए रखी गई। एक ट्री हाउस के सामने आकर एलोन ने किंतियान से कहा, किन, अब तुम अकेले रहने के लिए कोई भी ट्री हाउस चुन सकते हो। किंतियान ने हल्की हैरानी दिखाई। अकेला कमरा 8 लोगों के साथ रहने से तो बेहतर ही था। उसने आसपास देखा और बाहरी इलाके में एक ट्री हाउस चुन लिया। ये वाला ठीक है, ठीक है। एलोन ने सिर हिलाया। अब से यही तुम्हारा कमरा है और तुमने आज कई ब्लैक बीस्ट्स मारे हैं। ट्राइब के खजाने से एक्सचेंज कर सकते हो। अभी करना है? थोड़ा रुकूंगा और कुछ ब्लैक बीस्ट्स मारकर कुछ बेहतर लूंगा। ठीक है। एलोन को उसकी ताकत पर भरोसा था। वो ये भी चाहता था कि किंतियान और ज्यादा ब्लैक बीस्ट्स मारे, यहां तक कि डार्क एल्फ्स को भी, ताकि ट्राइब खोई हुई जमीन वापस ले सके। शाम ढलते ही एलोन ढेर सारे फल लेकर आया और इंसानों में बांट दिए। एल्फ्स कभी मांस नहीं खाते थे। वे फल और नेक्टर पर ही जीते थे, जिनमें भरपूर एनर्जी होती थी। फल रसीले और मीठे थे, पेट भी भर गया। लेकिन इंसानों को फिर भी मांस का स्वाद याद आ रहा था। दुर्भाग्य से एल्फ स्टार पर आग जलाना और जानवर मारना मना था। मांस तो सपना ही था। अंधेरा होने से पहले सबने ट्राइब के पास झरने में नहाया, कपड़े बदले और अपने अपने ट्री हाउस लौट गए। ट्राइब में कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। अच्छी बात यह थी कि एम्पायर ने एल्फ स्टार की ऑर्बिट में कम्युनिकेशन बेस बनाए थे, जिससे स्टार नेट चल जाता था। थोड़ी बातचीत, थोड़ी डींग और दोस्तों को सेफ होने का भरोसा दिलाने के बाद रात गहरी होने से पहले सब अपनी नींद में डूब गए। उसी वक्त एक साया अचानक एक प्राचीन ऊंचे पेड़ की चोटी पर उभरा। अगले ही पल वो अंधेरे में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। एपिसोड 140, डार्क एल्फ। सांझ स्याही में डूबे कपड़े की तरह डार्क फॉरेस्ट को ढक रही थी। जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ते गए, पेड़ और भी अजीब और डरावने होते गए। टहनियां हड्डी विहीन बाहों की तरह लटकी हुई थीं। सूखे पत्तों की मोटी परत जमीन पर थी। हर तरफ मरी हुई बेलें दिख रही थीं। पूरा जंगल दम घोट देने वाली खामोशी में डूबा था, लेकिन उसी खामोशी में अराजक जन्म के निशान छुपे हुए थे। यहाँ किसी जीव की आवाज नहीं थी, बस मौत की गंध फैल रही थी। हर सांस में लोहे जैसी कड़वाहट थी, जैसे जंगल खुद धीरे धीरे सड़ रहा हो और जो भी इसमें फंसा है उसका अंत तय हो। साए के बीच एक आकृति उभरी, सफेद रोशनी की हल्की चमक, और एक सिलुएट सामने आ गया। हिस 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 हिस। एक वयस्क से लंबा काजिक अपने आगे के पंजे हिलाने लगा। उसके मुंह से असंतुष्ट सी आवाज निकली। देखा, फिर बेचैन हो गया। इस बार तो बाहर लाया था। किंतियान ने काजिक के ठंडे कवच पर हाथ थपथपाया। हिस 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 हिस। काजिक की खड़ी पुतलियां नीली चमक उठीं। वो ऐसे सांस छोड़ रहा था जैसे दबा हुआ मजदूर बगावत पर उतरने वाला हो। मालिक बड़े बड़े वादे करता था शिकार पर ले जाने के, लेकिन पूरे कभी नहीं होते थे। मैंटिस का गुस्सा जायज था। शांत, ज्यादा आवाज मत करो, शिकार भाग जाएगा। किंतियान ने होठों पर उंगली रखी और स्पिरिचुअल लिंक से बात की। एक छोटा सा कंपटीशन करें, कौन पहले शिकार ढूंढता है। ये सुनते ही काजिक के दिमाग में मुकाबले की आग जल उठी। वह झुक गया। उसकी आंखें रडार की तरह आसपास स्कैन करने लगीं। अगले ही पल उसकी पुतलियों में भूतिया चमक आई और उसका शरीर गायब हो गया। बुरा नहीं, बस मुझसे थोड़ा स्लो। किंतियान हल्का सा मुस्कुराया। उसका शरीर जैसे हवा में घुल गया। कुछ सेकंड बाद वो एक लगभग सूखे पेड़ की चोटी पर खड़ा था। नीचे 2 विशाल काले भालू खर्राटे ले रहे थे। उनके शरीर छोटे पहाड़ों जैसे थे। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन रात में साफ सुनाई दे रही थी। इसी वक्त काजिक जैसे शून्य से निकलकर उसके पास आ गया। काजिक, इस बार मैं पहले पहुंचा, किंतियान ने मन से कहा। नाइट डेमन ब्लडलाइन नाइट डेमन किंग में अपग्रेड होने के बाद अंधेरे में उसकी छुपने की काबिलियत बहुत बढ़ गई थी। काजिक भले ही टियर 4 स्पिरिट बीस्ट था, फिर भी थोड़ा पीछे रह गया। काजिक ने अपने पंजे नीचे कर लिए। नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। वो रीमैच चाहता था। ठीक है, पहले इन दोनों को निपटा देते हैं। एक एक बोलते ही काजिक गायब हो गया। अगले ही पल भारी सांसों की आवाज रुक गई। दोनों काले भालुओं के सिर गर्दन से अलग हो गए। कट इतना स्मूथ था जैसे कांच से किया गया हो। नींद में उन्हें दर्द महसूस करने का भी मौका नहीं मिला। अरे, फिर से चीटिंग। मैंने कहा था एक एक। किंतियान बेबस सा बोला। काजिक ने पंख फड़फड़ाए। उसमें शरारत और गर्व दोनों झलक रहे थे। राउंड 2 शुरू। किंतियान अंधेरे में गायब हो गया। काजिक भी खुशी खुशी अदृश्य हो गया। काले भालू, जायंट एप्स, भयंकर टाइगर, स्पिरिट कैट्स, ब्लैक वुल्फ्स। किंतियान और काजिक रात में मौत के देवता की तरह घूमते रहे। उनके कदम साए जैसे थे। वार खामोश थे। कई ब्लैक बीस्ट्स को मरने से पहले पता भी नहीं चला कि हुआ क्या।
मैं 17 पर हूं, तुम 15 पर। फिर जीत गया, किंतियान ने काजिक का सिर छूते हुए कहा। हिस, काजिक ने सिर घुमा लिया। अरे अब भी नाराज है? किंतियान हंसते हुए बोला। अगर मन न भरा हो तो आगे चलें। यह सुनते ही काजिक की आंखों में नीली चमक दौड़ गई। कैसा रहेगा, उन 2 डार्क एल्फ्स में से कौन पहले निपटाता है? ओ, तो ये हैंडसम इंसान है। एक आलसी लेकिन मोहक आवाज अचानक उसके कान में पड़ी, एल्विश भाषा में जादुई खिंचाव से भरी की, और खून में हलचल मच गई। किंतियान ने देखा, चांदनी में 2 ग्रेसफुल डार्क एल्फ्स खड़ी थीं। उनकी त्वचा गहरी रात जैसी काली थी, लेकिन चेहरे आम एल्फ्स जितने नाजुक। बैंगनी आंखों में खतरनाक आकर्षण था। इंसानी लड़के, तुम काफी दिलचस्प हो। बाईं तरफ वाली लंबी डार्क एल्फ ने उंगली से इशारा किया। मुझे काबिल इंसान पसंद है। इधर आओ, एक शानदार रात बिताते हैं। उसके शरीर से अजीब सी तरंग निकली। हर मूवमेंट में जबरदस्त चार्म था। उसमें डूबने से बचना मुश्किल था। उसकी बात खत्म होते ही किंतियान की आंखों में हल्का बदलाव आया। वो डाल से कूदकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में चाहत जलने लगी। हाँ, ऐसे ही मेरे पास आओ। डार्क एल्फ की आवाज और भी मीठी हो गई, दिल की तारें छिड़ती हुई। सूखे पत्तों पर कदमों की चरमराहट गूंजी। किंतियान की रफ्तार बढ़ी। वो दौड़ते हुए उसकी तरफ गया। हाँ, जल्दी आओ। डार्क एल्फ की आवाज और नरम हुई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदला। वो साइड में उछली। दूसरी डार्क एल्फ भी पीछे हट गई। जमीन से उनके पैर उठते ही एक तेज ब्लेड स्लैश गिरा, बस एक कदम से चूक गया। धड़ाम, सूखे पत्ते हवा में उड़े। जमीन पर लंबी दरार बन गई। किंतियान ने साइड में देखते हुए बुदबुदाया, रिएक्शन तेज है, लेकिन मेरी ऑस्कर लेवल एक्टिंग के सामने काफी नहीं। स्विश स्विश, दोनों डार्क एल्फ्स साथ खड़ी हो गईं। बैंगनी आंखों में गुस्सा चमक उठा। एक इंसान ने उन्हें बेवकूफ बना दिया था। हिस 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 हिस। काजिक उड़कर किंतियान के पास आ गया। उसके पंजे हिल रहे थे, जैसे शिकायत कर रहा हो कि सीधे हमला क्यों नहीं किया। तुम नहीं समझोगे, इसे कहते हैं दुश्मन को कमजोर दिखाकर फंसाना। मैं लगभग सफल हो गया था, किंतियान ने जवाब दिया। अगर वो पूरी ताकत से वार करता तो डार्क एल्फ 2 टुकड़ों में कट जाती, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी चलाते वक्त कर्स पावर ने हल्की रुकावट डाल दी थी। इसी छोटी सी रुकावट ने उसके वार की स्मूथनेस और स्पीड को प्रभावित किया। फिर भी उसकी मौजूदा ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। दोनों डार्क एल्फ्स का बच निकलना दिखाता था कि वे टियर 3 से ऊपर टियर 4 से भी आगे थीं। काजिक, बाईं वाली तुम्हारी, दाईं वाली मेरी। किंतियान की आंखों में भूतिया चमक आई। डार्क आभा फैल गई, जैसे रात का राजा उतर आया हो।